मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। मुझे तो आप जानते हैं जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। 9:05 का वक्त हो गया है और मैं आपके सामने मौजूद हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना भरपूर तरीके से वीकेंड गुजारने की तैयारी भी कर रहे होंगे और जिंदगी भी भरपूर और अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। हफ्ते की सुबह आम दिनों की सुबह से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस दिन एक अजीब सी खुशी और आज़ादी की हमें फीलिंग आ रही होती है कि जनाब आज जितना मर्जी काम कर लो, लेकिन उसके बाद कल हमारी छुट्टी है, हम घर जाके आराम से सो सकते हैं, रात को देर से और सुबह देर से उठ सकते हैं। तो वैसे भी इंसान अपनी रूटीन से उकता जाता है। जब पूरा दिन या पूरा हफ्ता एक ही रूटीन चलती रहती है तो इंसान को एक चांस मिलना चाहिए, एक अलग जीने के लिए अपनी रूटीन से हटकर एक दिन मिलना चाहिए। तो वीकेंड आ चुका है और वही एक दिन होता है जिसमें हम लोगों ने अपनी सारी वीक की थकावट उतारनी होती है, एनर्जी वापस लेके आनी होती है जो ड्रेन हो गई होती है। तो जनाब वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों ने भी खूब प्लान बनाए होंगे वीकेंड को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों के साथ जाएं, फैमिली को भी वक्त दिया करें, लेकिन ज्यादा है कि आप अपने आप को वक्त दें, खुद को पहचाने। खुद के साथ अगर वक्त गुजारेंगे ना तो आपको पता चलेगा और आपकी जो एनर्जी चली गई है पूरे हफ्ते वो वापस आएगी और आपको पता चलेगा कि आने वाला जो हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है। और आपको पता ही है कि हफ्ते वाले दिन हमारा शो बहुत ही लाइटर नोट पर होता है। हम कोशिश करते हैं कि आज का जो दिन है और आज का जो शो का पैटर्न है वो जरा हम लाइट नोट पर रखें। पूरा हफ्ता हम लोग बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, हैवी टॉपिक्स होते हैं। तो स्मॉग ने एक मर्तबा फिर लाहौर में डेरे जमा लिए हैं और लाहौर ये गुज़श्ता कई सालों से स्मॉग की अजियत का सामना कर रहे हैं। हर साल दावे किए जाते हैं कि इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही स्मॉग में कमी आती है तो ये इकदाम भी हवा हो जाते हैं। अब एक मर्तबा फिर फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर जल्द काबू पाने के हवाले से दावे तो किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में थे और उन्होंने शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया है और इस मुहिम के तहत लाहौर में 51 मेवाकी जंगलात लगाए जा रहे हैं और शहरी इलाकों में दरख्त लगाने के हवाले से शहरी जंगलात ओलिव ट्री सुनामी मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के साथ ही सांस, दमा और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। आंखों और जल्द पर चुभन और जलन की शिकायत में इजाफा देखने को मिल रहा है। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी इंसानी सेहत के लिए किस कदर खतरनाक है, इससे कौन कौन सी बीमारियां लाहिक हो सकती हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप सर? देख रहे हैं हम दोबारा से जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो बढ़ गई है और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है जिसकी वजह से हम लोग पहले ही इससे बड़े 2-4 हैं। अब दोबारा कल से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्मॉग के डेरे हैं, आंखों में चुभन हो रही है, गले में दर्द भी हो रहा है। किस तरह हम इससे बच सकते हैं? बचाव के तरीके तो वही हैं जो हम बार बार काफ़ी प्रोग्राम्स में कह चुके थे कि जी आपने इसकी प्रोडक्शन को कम करना है। प्रोडक्शन के जो इसके मेन सोर्स हैं वो अगर शहरी इलाकों में देखा जाए तो ये गाड़ियाँ, तो इनका धुआं, इनका इस्तेमाल है, फिर फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल है, फिर अगर आप दही इलाकों में जाएं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जब बर्निंग ऑफ क्रॉप्स होती हैं उससे जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये मेन सोर्सेज हैं इसके। ठीक है। तो ये इस प्रोडक्शन को हम अगर कम करेंगे तो डेफिनेटिवली स्मोक का जो मिकदार है वो कम होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हम ऐसी कोई चीज़ लगाएं जो इनकी प्रोडक्शन के बावजूद इनको ऑब्जॉर्ब कर ले। तो वो कुछ प्लांट्स हैं ऐसे और वो भी बड़े स्पेसिफिक हैं। ये मैं बार बार बताता हूँ कि हर एरिया में हर प्लांट जो है वो स्मोक के लिए हेल्पफुल नहीं होता। ठीक है। सो इसमें हमारे जो ये अदारा है जो प्लांट के लिए शजरकारी मुहिम कर रहा है उसको इस पॉइंट को स्पेसिफिकली देखना है। तो ये चीज़, 2 चीज़ें होगी कि प्रोडक्शन को आप कम करें, फिर वो चीज़ें लगाएं जो इसको कम करती हैं। तीसरा है कि आप क्या कर सकती हैं, तो आप अवॉइड ही कर सकती हैं कि जब ऐसा एटमॉस्फेयर है तो आप उन बाहर निकलने को जो है अपने मिनिमाइज कर लें। अगर आपने जाना है तो आपके एक्सपोज जो एरियाज हैं उसको कवर कर लें। सो इन जनरल यही सारी स्ट्रेटजी है। तो मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब कि अभी आप बाहर से आ भी रहे हैं तो मुझे कि ये स्मॉग है या फॉग है? कुछ लोग कह रही हैं स्मॉग है, कुछ लोग कह रही हैं फॉग है, कुछ लोग कह रही हैं स्मॉग और फॉग का मिक्सचर है। सो दैट इज स्मोक बेसिकली। देखिए क्या चीज़ डिफरेंशिएट करेगी साइंटिफिकली कि ये स्मोक है, ये फॉग है, वो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा प्योर होगा तो उसमें जो स्मोक का एलिमेंट ना होने के बराबर होगा।
तो वो प्योरिटी जो है वो हमें नजर आ रही है। जैसे अभी आप प्रोग्राम में आप बता रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका 200 प्लस क्रॉस हो गया है, तो टेक्निकली इसमें पोल्यूशन का एलिमेंट शामिल हो चुका है। सो ये स्मोग ही है, ये प्योर फोग की फॉर्म में है, तो इसको मतलब नहीं। लोग कह रहे हैं ना कि हम बाहर जा सकते हैं इजीली क्योंकि ये फोग है, इसको हम एंजॉय भी करेंगे। नहीं, देखिए जो जाता है उसको ये अंदाजा हो जाता है, उसके चेस्ट के अंदर जो फीलिंग आती है, आइस में जो बर्निंग शुरू हो जाती है, तो आइडिया हो जाता है कि ये फोग वो नहीं है जिसको तो कहते हैं कि गरारे करने से या इस तरह के टोटके करने से आपकी थोड़ी सी जो असरात हैं इसके कम हो जाते हैं, ऐसा है? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं, हम बात कौम में वैसे जिसमें टोटके बड़े ज्यादा आ जाते हैं। एग्जैक्टली, घर में खुद ही रेमेडी जब से ये कोविड हुआ था हम टोटकों को ही जवाब देते हैं। देखिए अब सिंपल सी बात एक समझ लें कि पहले तो आप उसको अवॉइड करें ना। अवॉइड का मतलब ये है कि आप बाहर ना जाएं अगर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, या उस टाइम पे जा रहे हैं, हाँ, फिर वो उसको अपने उन हिस्सों को कवर कर लें। उन हिस्सों को कवर कैसे करें कि आप ग्लासेस पहन लें बाहर जाने से पहले, आप अपने स्किन को, अब तो खैर टेम्परेचर कोल्ड है, आप कवर करें जितना कर सकते हैं, और जब आप अपने डिजायर्ड एरिया पे पहुंचे तो सबसे पहले एक्सपोज एरिया को क्लीन कर लें, ठीक है। सो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी जो हम यूज कर सकते हैं। जो गार्गल की बात है या काबा की बात है, स्टीम भी ले, देखिए ये सिर्फ सूदिंग इफेक्ट है, ठीक है, सूदिंग इफेक्ट के लिए आप ले सकते हैं। इसका इफेक्ट इन सेंस के वो डिजीज को बेहतर कर देगा, ये लेस लाइकली हम इसको। तो मुझे बताएं हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो कितना इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए यही वो पॉपुलेशन है, क्योंकि अब तो स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। ये वो पॉपुलेशन है जो आप जिसको आपको सेव करना, इन्हीं को आप, इसको हाई रिस्क पॉपुलेशन कहते हैं, एक्सट्रीम ऑफ एज। सो इनको आपने ये समझाना है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर करने हैं, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि बच्चों को भी आपने ये करना है। वैसे तो स्कूल ओपन भी हुए हैं लेकिन उनके डेज हैं और थोड़ा सा एक्सपोजर तो उनका कम ही है, लेकिन ये जो आंखों को साफ करना, हाथों को साफ करना, अपने इनको एरियाज को कवर करना, ये आपने अक्सर जगहों पे बार बार ये बात समझा रहा हूँ, ये आपका कल्चर का हिस्सा बन जाना चाहिए। इट विल गो लाइक दिस। हम कितनी देर हो गई मुझे आप लोगों को भी इस बात पे, स्मोक को बात करते हैं। ये अपना जो टाइम लाइन है, कभी अगर अक्टूबर में या नवंबर में आती थी, ये चेंज करती है, बट इट परसिस्ट, ये खत्म नहीं होगी। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। आपकी जो पॉपुलेशन, जो आपकी बम्बार्डमेंट है जो आपका चल रहा है, उस पर हम बात नहीं करते। हमारी ओवर क्राउडिंग है, इसमें लाहौर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो कैसे आप इसके प्रोडक्शन को काम कर सकें, इट्स अ क्वेश्चनेबल मार्क एट ऑल लेवल। तो हम इस जो कल्चर को, उसको हमें अपनाना पड़ेगा कि हम बच्चों को बताएं जी आप बाहर जाएंगे तो अपने बच्चे नहीं मानते डॉक्टर साहब, क्या करें? आई थिंक हम एक जनरेशन को वी हैव टू प्रोड्यूस अ जनरेशन। देखिए पहली बात और थी, मेरा ये ख्याल है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़े मैच्योर हैं, वो समझते हैं कि ये कोरोना क्या होता है, हाथ की सफाई क्या है। पहले तो ये बात होती नहीं थी। तो इस बात को आपको इन बच्चों को ट्रेन करना, जो बुजुर्ग हैं स्पेशली वो लोग जो डिजीज का शिकार हैं, उनको सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ये जो स्मोक है ना, ये साइलेंट किलर है। ठीक है डॉक्टर इरफान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है यासिर गिलानी साहब हैं, चेयरमैन PH हैं। सर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर वज़ीर-ए-आज़म ने कल जिलानी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का आगाज कर दिया है, हमें इस हवाले से बताइएगा, इस मंसूबे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। बुनियादी तौर पे जिस तरह से आप अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर शहर को बहुत बड़ा चैलेंज है स्मोक का और फ़ज़ाई आलूदगी का, और ये बड़े शहरों में, क्योंकि हुआ ये है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कि पिछले 20 सालों में आबादी जो है वो डबल हो गई है। 1997 की मरदमशुमारी में 53 लाख का फिगर है और 2017 की मरदमशुमारी में 1,16,00,000, तो ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई। जबकि जो एक मुताद अंदाजा है कि जो ग्रीन कवर है वो आधे से ज्यादा कम हो गया, तो ये रिवर्स इफेक्ट हो गया। पॉपुलेशन बढ़ गई, पोल्यूशन बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गई, रोड ज्यादा हो गई, उसके बाद गाड़ियां ज्यादा हो गई। तो इको साइकिल के लिए जो है वो बड़ा जबरदस्त जो है इसको खराब हुआ, बैलेंस इसका खराब हुआ। और उसमें सबसे बड़ी चीज थी जो यूनिट आपका ऑक्सीजन पैदा करता है, दरख्त आपके हैं वो बड़ी तेजी से कम हुए। जरूरत तो ये थी कि ये दरख्त भी उसी रेशो से कम डबल होते, लेकिन ये आधे से भी ज्यादा कम हो गए। तो अब हम इसको नॉर्मल तरीके से शजरकारी तो कर ही रहे थे, बल्कि वो भी मैं बताता चलूं कि हमने माजी की गवर्नमेंट के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा शजरकारी कर रहे थे। यानी पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट क्या किए जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और लाहौर इस वक्त सरे फहरिस्त है फजाई आलूदगी में, इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या इकदाम क्या किए जा रहे हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आप लोगों की इस पर काबू पाने के लिए? मैं बताने लगा ना कि माजी में तकरीबन 1,26,000 दरख्त लगे 5 सालों में, यानी एक साल में लगते थे 25,000। अब हमने क्या किया, हमने पिछले 2 सालों में 10,60,000 दरख्त लगा दिए, यानी एक साल में 5 लाख, तो 20 गुना ज्यादा।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, बाकी चीजें भी अहम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थी कि शजरकारी ज्यादा करे। अब हमने ये जो मियावाकी एक तर्ज अमल है या तरीकाकार जो है ये लगाना शुरू किया है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि ये जो दरख्त है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इसमें 3 फीट जमीन की जो है वो गहराई में जाते हैं, उसको खोद दिया जाता है, फिर उसके अंदर कैनाल सिल्ट है, घास है जिसे हम कहते हैं गन्ने का फोक कहते हैं, फिर उसके बाद चावलों का होता है, राइस हस्क होता है, और इस तरह से फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर है, रॉटन, ये मिक्स करके ये उस दरख्त को जो रेडीमेड खुराक चाहिए होती है। कन्वेंशन तरीके से अगर एक दरख्त लगता है तो उसके अंदर मिट्टी में बाकी अज़ा भी होते हैं और उसकी थोड़ी सी खुराक भी होती है। अब हम सारी की सारी नीचे दरख्त की खुराक रख देते हैं तो दरख्त ज्यादा लग जाते हैं। एक कैनाल के ऊपर 1100 के करीब दरख्त लगते हैं। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि ये 10 गुना ज्यादा तेजी से बड़े होते हैं और उसके बाद ये 30 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, 40 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस इको साइकिल को बेहतर करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी में 100% ज्यादा हो जाती है। तो इसका जो मजमूई इफेक्ट है इस मियावाकी का, एक कन्वेंशनल तरीके की प्लांटेशन के मुकाबले में 22% ये ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो हमने इसीलिए इनको अडॉप्ट किया। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जलानी पार्क में हमारे अर्बन फॉरेस्टेशन पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है हुकूमती सतह पर, उस हवाले से बताइएगा। ऑलिव जंगलात भी लगाए जा रहे हैं कि लाहौर में तो हम लगा रहे हैं। ये ऑलिव के लिए ये ज्यादा जाएगा तक या दूसरी साइड के ऊपर जहाँ पे उसका, क्योंकि हर एक सॉइल की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, एक अपनी टेंडेंसी होती है और वो उसके माहौल के मुताबिक वहाँ पे लगते हैं। तो ये ज्यादा उस साइड पे चला जाएगा। ये जो लाहौर के जो मैं बता रहा हूँ 51 जंगल है, ये क्रॉस द बोर्ड लाहौर में ये शुरू हो जाएंगे आपकी शुमाली साइड से शादरा से, और उसके बाद ये चलते हुए जर्रो में सबसे बड़ा लगाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम इसको स्टडी कर रहे हैं, हमें अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट हम जर्रो में लगाए 50 कनाल का। और ये सर कब तक लग जाएगा? ये जो इस स्प्रिंग का मौसम है, बाहर का है, हम मार्च के आखिर तक इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। 6 हमारे लगे हैं, कल 7वां था जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया है, और बाकी भी हमारे ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो रही है। उसके अंदर हमारे जो है वो गाड़ियां आ रही हैं, काम हो रहा है बड़ी तेजी से, और ये इस मौसम बाहर से 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम ये मुकम्मल कर देंगे। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ये आपने जो बोला है कि एग्जीक्यूशन 1 महीने में हो जाएगी और ये प्लान पूरा मुकम्मल हो जाएगा, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, वो जंगलात लगाने जा रहे हैं, ऑलिव के जंगलात भी लगा रहे हैं, बाकी भी हमने सुने थे 51 लगने ही है में बाकी के। तो आपको लगता है कि ये 1 या 2 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह ये कह सकते हैं, हम भी इंशाल्लाह कह सकते हैं। तो अगर ये लग जाएंगे इतने जंगलात जो हैं, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा हमें, हमारी ये फजाई आलूदगी बेहतर होगी? हाँ जी, देखिए डेफिनेटली जैसे वो बता रहे हैं कि वो 40% ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, 22% कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन को वो कम कर देंगे, तो लगता तो यही है कि ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे। लेकिन ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है, हमें पब्लिक को वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडिया प्रोवाइड करना है कि वो अपने घर में एक घर से 4 गाड़ियाँ नहीं निकलें, एक घर से 1 गाड़ी निकले, ताकि जो पोल्यूशन वो उस लिहाज से पैदा करें उसको भी कम किया जाए। फिर गवर्नमेंट लेवल पे मेरे ख्याल में जो हाइब्रिड या इको कार है, एनवायरमेंटल कार, इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। ये फ्यूचर है और यही चीज़ें हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो है वो भट्टा है के जो हैं उनको बंद हो, और फैक्ट्रीज़ को भी इन्वायरमेंटल तरीके से जो उनके लाज हैं उसको इम्प्लीमेंट करवा लें। लाज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत पुअर है। तो ये डॉक्टर इरफान, मुझे बताइए, बहुत से लोग मशवरा देते हैं एयर प्योरीफायर भी घर में इस्तेमाल करने का, ये कितना मौसर है? नहीं, ठीक है, एयर प्योरीफायर देखें आप इस्तेमाल करें, लेकिन उस स्पेसिफिक सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो वो आपको कुछ हद तक वो बेहतरी ज़रूर देगा। बट कितना कि वो हेल्थ फ्रेंडली है कि हम उसको एज मेडिकल ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन दे दें, ये क्वेश्चन मार्क है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप हर पेशेंट को कहें जी ये लेना शुरू कर दे, ये नहीं, ये अभी तक रिकमेंडेशन में नहीं आया कि अगर आप एस्थमेटिक हैं तो एयर प्योरीफायर का इतने घंटे इस्तेमाल करें तो आपका एस्थमा कंट्रोल होगा। नॉट लाइक दिस। बाहर अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो उन्होंने एयर प्योरीफायर जो हैं वो कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, एंड दे आर इफेक्टिव। और वो बट हमें अभी तक उसकी रिकमेंडेशन नहीं आई कि आपने ये रिकमेंडेशन देनी। लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखें तो डेफिनेटली उनका कुछ रोल तो फिर हमें हमारी ग़िज़ाएं भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस सारी सिचुएशन में, इस ड्यूरेशन में। एक तो कोरोना भी, ऊपर से फजाई आलूदगी भी है। बिल्कुल, देखिए डाइट का भी रोल उतना ही है जितना मेडिसिन का है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब ये कोरोना हुआ तो हम अक्सर सोचते थे कि हमारे जो लोग हैं
नॉर्मल डिजीज़ के ये कहाँ चलेगी। इसी तरह कार्डियोलॉजी में भी ऐसा हुआ कि वो देखें हार्ट अटैक तो उसी तरह ही होना चाहिए जिस तरह पहले हो रहा था, ऐसे ही है। तो अब थोड़ा सा कम हो गया। तो अगर मैं इस पे फिर थोड़ी जब स्टडी की तो पता ये लगा कि शायद हमारा जो बाहर की डाइट थी उसको हमने बंद किया और घर की डाइट को यूज़ किया, तो शायद हमारी जो थी वो क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर हुई। तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि हमें अब बैक टू द डाइट जो हम शुरू में कहते थे, जिसको हम अवॉइड करते थे, उसकी तरफ वापस आना पड़ेगा। जो जंक फूड्स हैं इसको एज अ जो चीट डाइट के तौर पे जरूर यूज कर लें अगर आपने करनी है, इसको रेगुलर डाइट ना करें। रेगुलर आप एहतियात ही कर सकते हैं ना, आपने खाना है लेकिन चले हफ्ते में एक दफा खा लें, वो बेहतर है। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब एहतियात ही है जो आपको बचा सकती है ये सारी चीज़ों से, फ़ज़ाई आलूदगी से, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो कोई भी बीमारी हो, एहतियात होगी तो आप ठीक रह सकते हैं। तो और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ करना है, हमने सेगमेंट्स आप तक पहुंचाने हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब वीकेंड स्टार्ट हो गया है और आज अभी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं खुद भी पर्सनली मिलना चाहती थी उनसे। तो नाजरीन कहते हैं कि रुकावटें और आजमाइशें सर्दी और गर्मी की तरह होती हैं। जब इंसान ये जान ले कि लाजमी आएंगी तो वो इनके आने पर ना तो गुस्सा करता है और ना ही मायूस और गमगीन होता है, बल्कि डटकर और हौसले और हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करता है। आज हमारे साथ इसकी जिंदा मिसाल मौजूद है जिन्होंने कैंसर जैसे मरज का मुकाबला किया है। ना सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि इस मूजी मरज को शिकस्त भी दी है। कैंसर भी उनके हौसले पस्त ना कर सका बल्कि उन्हें इससे बूस्ट मिला है। उन्होंने अपना नाम पैदा किया। हमारे साथ मौजूद हैं हिम्मत और जुर्रत का दूसरा नाम फरीहा फैसल, जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे मुमकिन किया। लोग तो इस बीमारी का नाम सुनकर ही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया। फरीहा, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, तो पहले तो ये कि कैंसर मतलब मुझे 2005 में हुआ था। एग्जैक्टली मतलब एक कैंसर को सुनकर ही, कैंसर का नाम सुनकर ही हमारे दिल दहल जाते हैं, हम अंदर तक हिल जाते हैं कि कैंसर हो गया। आपने किस तरह, मतलब जब आपको पहली दफा पता चला तो क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग्स? उस टाइम तो आपको पता है मैं बहुत छोटी थी, मतलब आई वाज जस्ट 21। अच्छा। तो एक होती है ना आपको जीने का शौक होता है कि हाँ जी जनाब कुछ करना है। और फिर उसके बाद मैंने बड़ा अपना ट्रीटमेंट बड़े कॉन्फिडेंस से कराया और वो यही होती है आपकी फैमिली सपोर्ट होती है इस वजह से। तो और ये है कि शौकत खानम था, ट्रीटमेंट अच्छा तो ये था। कब हुआ आपको? 21 ईयर की एज में? हाँ जी 21 ईयर्स। और मेरी शादी को भी तकरीबन सिर्फ 6 मंथ हुए थे। अच्छा। हाँ जी, और मेरे हस्बैंड ने मेरा बड़ा साथ दिया। और मतलब वी आर हैप्पीली मैरिड और हम बड़े खुश हैं एक दूसरे के साथ। और मतलब ऑब्वियसली जब ट्रीटमेंट होता है उसमें खाली आपका नहीं ट्रीटमेंट हो रहा होता, वो पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होती है उसमें, और मतलब वो भी किसी ना किसी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो मतलब इस तरह से फिर जो है मतलब मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मतलब मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से अपना ट्रीटमेंट कराया। और मैं एक चीज़ सुनती थी, सूरत रहमान, उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया इस ट्रीटमेंट को। मतलब मुझे नहीं पता चला कि वो क्या कब चीज़ें हुई और कब ख़त्म होंगी। ऑब्वियसली मुश्किल होता है अब, मतलब इतने सालों के बाद कहना मतलब थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस सूरत रहमान ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया था। आपने बताया कि आपके घर वालों ने भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपको संभाला इस सिचुएशन में। ये बहुत एक बड़ी बात है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हालात हों आपके साथ। बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से ये। हाँ जी बिल्कुल, ये तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बताइए, आप जिद्दोजहद की, आपने इसके खिलाफ लड़ी, इसका मुकाबला किया, तो ये कितना मुश्किल था ये मरहला, ये जो ड्यूरेशन था आपके लिए, कितना मुश्किल था ये? देखिए, मैं किसी को ये होप नहीं दूंगी कि जी ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप एक दफ़ा तो मतलब काफ़ी आपकी बस हो जाती है इसमें। लेकिन ये है कि आपको एक चीज़ होती है ना, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और मतलब आप इन चीज़ों से मुकाबला कर सकते हैं। एक परेशानी आती है
उसको आपने कॉन्फिडेंस से जो है उसका मतलब और एक हिम्मत और हौसले के साथ आपने करना है और आप उसको मतलब तो फिर कैसे कीमोथेरेपी है उसमें किस तरह आपने अपने आप को तैयार किया कि मैं ये ट्रीटमेंट कराऊंगी और इस मराहिल से गुजरूंगी? अच्छा, मेरा तो कीमो बेस्ड नहीं था, मेरा ज़्यादा रेडिएशन और सर्जरी से बेस्ड करता था क्योंकि मेरा जो इट्स अ वेरी रेयर टाइप और इसमें कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से वो फ्रेंडली नहीं था। और अगर आपको मैं बताऊं शौकत खानम की बात, तो उसमें सिर्फ इसके जब उस टाइम पे सिर्फ 2 पेशेंट थे। अच्छा। तो मतलब और उसमें यही था कि इट्स अ रेयर डिजीज का कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है और इसमें कोई सर्वाइवल रेट भी बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। तो बस वो ये है कि वही बात है ना कि आपका जो डॉक्टर्स अच्छे थे, ट्रीटमेंट अच्छा था, तो मतलब मेरा मतलब आ जाता है हिम्मत। और कितनी देर ट्रीटमेंट रहा आपका? ये तकरीबन 1 साल तक। 1 साल तक चलता रहा और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ जी बिल्कुल, मैं उसके बाद ठीक होगी। बस मेरे फॉलो अप्स होते थे, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बस उनसे फिर मतलब कोप करती रही और मतलब अब मेरे वो साइड इफेक्ट भी काफ़ी सारे सबसाइड हो गए। आप तो फरीहा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है सबके लिए कि आप इतना इंस्पायर कर रही हैं कि आपने कैंसर जैसे मर्ज के साथ मुकाबला किया है और उसको शिकस्त देकर आगे निकल गई हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, तो आपके पास बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जो आपसे मशवरा भी लेते होंगे कि आपने किस तरह इससे मुकाबला किया। उनको क्या कहती हैं आप कि किस तरह वो इस मर्ज का मुकाबला करें? देखिए, मुसीबत और जो मसला है ना, मतलब एक तो मैं मसले को ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ चैलेंजेस हैं लाइफ के, तो वो तो आने ही आने हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कोई और चीज़ होगी, तो आप उसको हिम्मत और हौसले से उसका मुकाबला करें। और ये है कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। हमें ये बड़ी एक मिजरी होती है कि हम अपने आप को ना इस चीज़ में सिर्फ अकेला समझते हैं। आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनके जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, मतलब जिनसे आप मतलब देख सकते हैं कि हाँ जी जनाब ये ठीक हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। और जो आपकी जिंदगी में मसला है वो कोई ऐसा मसला नहीं है, कुल मिला के सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से इस जो ड्यूरेशन है इसमें आपकी पॉजिटिव सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, फिर ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं और हिम्मत जुटा सकते हैं किसी चीज के खिलाफ लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो मुझे बताइए कि जब आपको पता चला कि आप बिल्कुल इससे कैंसर फ्री हो गई हैं, तब क्या फीलिंग्स थी कि अब मैंने इसको शिकस्त दे दी है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फ्रीली इससे दूर हो सकती हूँ? हाँ जी, जब इसका हुआ था उसके बाद बस यही था कि अब कुछ लाइफ में अच्छा पर्पसफुल लाइफ गुजारनी है और बस उसी की तरफ जद्दोजहद जारी है और वो कर रहे हैं। इसीलिए मतलब आप देख रहे हैं ना, मतलब 3-4 चीजें मैं इकट्ठी इसको इसीलिए कर रही हूँ। तो इसके बाद आपने स्टार्ट किया डिजाइनिंग और ये सारा कुछ? फैशन, मेरी तो डिग्री फैशन डिजाइन में थी, फिर मैंने जॉब की है कुछ अर्सा, CIFD में भी मैंने जॉब किया। फिर अगेन वही होता ना, आप लाइफ में जब आपको इतना बड़ा झटका लगा होता है ना, तो आप चाहते हैं नहीं आप कुछ और, यू टेक मोर इन लाइफ, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। तो फिर बस इसी तरह करते करते फिर मैंने अब जॉब छोड़ दी, फिर मैंने अपना ब्रांड बनाया और फिर मैंने फिर यही इसी तरह के मैं और मतलब इन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं थी इस डिजीज से गुजर रही थी तो मुझे सिर्फ ये पता था कि बस इससे बंदा ना बस मर जाता है। अच्छा। यू डोंट हैव एनी गुड एग्जाम्पल कि मतलब आप किसी को देखें कि हाँ जी जनाब इससे आप उसके बाद कितनी अच्छी जिंदगी लाइफ गुजारते। तो मतलब लोग, मतलब मेरे जो इर्द गिर्द मेरे फैमिली वाले हैं या मतलब क्लोज जानने वाले हैं, वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि आप बड़ी मतलब अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, आपके साथ कोई, हमें लगता नहीं है कि अच्छा आपके साथ ये बीमारी भी हुई थी। मैं लोगों को जब मैं बताती हूँ अच्छा आपके साथ ये हुआ था, तो मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे लोगों को बताना चाहिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को इनिशिएट करें। ये नहीं कि बस मोटिवेट हो कि हम इस बीमारी से निकल सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारे सामने एक जिंदा मिसाल बैठी हुई है। तो जब ट्रीटमेंट के लिए जाती थी आप फरीहा, रेडिएशंस भी लगती थी आपको, तो क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी, आपकी क्या सोच कर जाती थी, क्या ऐसी सोच थी जो आपको वहाँ पर ले जाती थी और आप कहती थी नहीं मैं इससे लड़ूंगी, इसका मुकाबला करूंगी? वो ये था कि एक तो आप के हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो कि मुझे मतलब बहुत, और उनका वहाँ का स्टाफ बहुत वेलकमिंग था। फिर वही बात है, मेरे हस्बैंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। प्लस कुछ खुद भी मैं भी अपना जो है मतलब मैं उसको एज ए चैलेंज लिया था। और ये है कि मतलब थोड़ी बहुत मुझे कीमो भी लगी थी। उसमें ये होता था जिस दिन मेरी पहली कीमो होती थी उस दिन मैं एक नया सूट पहन के जाती थी। अच्छा। कि नो मतलब उसके बाद 2-3 दिन टाइम नहीं मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। तो ये इस तरह से फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी। मतलब उसमें भी आप लाइफ ढूंढ रहे होते हैं। बहुत
बहुत से ऐसे लोग होते हैं फरीहा जो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं और वो आपको आपके हौसले पस्त अगर कह दें वो कर रहे होते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ। सबने मोटिवेट किया आपको? हाँ जी, मतलब वो कोई नहीं है, मेरे पास अच्छा फैमिली सपोर्ट है। मतलब आई एम लकी इनफ कि मतलब मुझे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ पे देखा गया है कि बाहर के ममालिक में इस तरह की बीमारियाँ होती हैं तो उनके लिए एक फोरम्स बनाए जाते हैं क्लासिकल, उनको चीज़ें बताने के लिए या इस चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए। क्या यहाँ पे ऐसा है कुछ? नहीं, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं कुछ मिला, लेकिन मैं इत्तेफाक मतलब से यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है? नहीं, बट आप किसी की सपोर्ट बन सकते हैं। जैसे मैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ जो कि इस ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। आई कीप ऑन टॉकिंग टू देम और फिर उनको मोटिवेशन एक देना, क्योंकि बीच में एक टाइम आता है कि जब आप बिल्कुल ही रह जाते हैं। बिल्कुल रह जाते हैं। फिर एक कैंसर पेशेंट को बहुत अच्छा समझ सकता है, तो मतलब उनको बात भी समझ आती है और मतलब वो कनेक्ट भी ज़्यादा करते हैं। तो मतलब दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टेकन ऑलरेडी, जो कि मतलब मैं इस पे काम कर रही हूँ। तो वो जिनसे आप जब बात करती हैं लोगों से जो इससे लड़ रहे हैं इस बीमारी से, तो क्या उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं? आप क्या उनको मशवरा देती हैं कि इस तरह कर सकें आप? जब वो फ़ोन करते तब तो वो बड़े होते हैं कि हमें अच्छा ये कैसे होगा, ये होगा, ऐसे होगा। तो लेकिन जब वो मेरे से बात करते हैं एंड कहते हैं अच्छा हमने बहुत अच्छा किया, हमने आपको कॉल कर लिया, हमें बड़ा आप कॉन्फिडेंस आ गया, हम बड़े कॉन्फिडेंस से जो है ना अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। तो और मतलब उनको काफ़ी मतलब इम्पैक्ट तो करती हैं। तो मुझे बताइए फरीहा, अब आपने जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर ली है, आगे के क्या गोल्स हैं, फ्यूचर क्या देखती हैं, क्या करना है आपने? एक तो ये है कि मैंने अपने ब्रांड अभी ऑब्वियसली वो अभी स्टार्टिंग फेज में है, उसकी मतलब प्रोग्रेस और उसको मतलब अच्छा लेके चलेंगे। बाकी ये इन्फ्लुएंशियल स्पीकर इस तरह मतलब और लोगों को मोटिवेट करेंगे और मतलब एक कम्युनिटी टाइप बनाना चाहूँगी मैं कि जिसमें सारे मतलब सर्वाइवर हों और मतलब जो जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी हों, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और मतलब हम अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बना सकें। तो अभी आपने कहा है कि आपने अभी रखा है फैशन डिज़ाइनिंग में कदम रखा है, इस फील्ड में आई हैं, तो मुझे बताइए आपका जॉनरा क्या है, किस तरह के कपड़े आप बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, और कितना मुश्किल था एक जंग से लड़कर दूसरी जंग में आना? इसमें ये है कि इसमें भी अगेन मुझे मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इसी सपोर्ट उन्होंने किया कि जी आप अपनी ये जो डिज़ाइन वाली फील्ड है इसको लेके आगे चलो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी इसमें है और मतलब मैं जॉब भी इसी उसमें करती रही हूँ। तो मतलब काफ़ी मतलब और दूसरा ये कि ब्रांड में जो है मेरे कैजुअल वेयर है, फॉर्मल वेयर है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हमने जिम वेयर भी लॉन्च करना है, और क्योंकि मैंने स्टार्ट कोविड में किया था तो मैंने कोई आउटलेट वगैरह नहीं बनाया। आई एम स्टार्टेड ऑफ विद द ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन से स्टार्ट किया है और हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। तो इस तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है फरीहा, हमने देखा कि इस तरह की जब आप किसी बीमारी में फंस जाते हैं, कोई ऐसी आपको खुदा ना खास्ता हो जाती है कुछ, तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, आप फिजिकली डिस्टर्ब रहते हो, तो किस तरह आप इन चीज़ों को लेकर चली? और जो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपके पास लोग आके कहते भी होंगे हम मेंटली डिस्टर्ब हैं इस वजह से, फिजिकली तो आप होते ही हैं कमज़ोर, तो उनको क्या मशवरा देती हैं, वो इससे किस तरह जान छुड़वा सकते हैं? हाँ, उसमें ये है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ मतलब अगर हम सुनने वालों को इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि यार कैंसर हो गया, तो जो इससे लड़ रहा होता है वो कितना डिप्रेस्ड होगा, वो कितना हार चुका होगा, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अच्छा, इसमें ये है कि मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिप था, तो मैं इत्तेफाक से एक प्रोग्राम है जर्नी टू जॉय के नाम से, मैं उस पर चल गई, उसको हैप्पीनेस प्रोग्राम कहते हैं। तो मैं इत्तेफाक से उस पर चली गई और उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। उसमें वो आपको मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं और ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराते हैं। तो और वहाँ से वो कहते थे कि आप अपने माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आती थी कि माइंड से कैसे चीज़ें कंट्रोल होती हैं। फिर मैंने अपने साइड इफेक्ट जो मुझे साइड इफेक्ट उसके बाद हुए थे उसके बारे में मैंने फिर मतलब उसको मतलब मैनिफेस्ट करना शुरू किया, और मैंने बहुत सारे अपने साइड इफेक्ट्स जो हैं वो उससे सबसाइड भी कर लिए। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ को मतलब लाइफ के ऊपर मतलब डिसीजन पावर आपकी बेहतर हो जाती है,
और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आप खुद हेल्दी फील करते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं और आप अच्छी हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब आपके पास डिप्रेस होने का टाइम ही नहीं रहता बेसिकली। तो मतलब आप मशवरा ये देंगी कि आप वो भी इसी चीज पर चले, हाँ जी, इसी चीज को लेकर कि वो माइंडफुलनेस का कोर्स एक दफा जरूर एक्सपीरियंस करे। वो तो मैं कहूंगी वो सब एक्सपीरियंस करे। एग्जैक्टली अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना के और वैसे भी हालात जो चल रहे हैं उसमें हर कोई डिप्रेशन है, हर किसी को एंजाइटी भी है। तो फरीहा कितनी देर बाद आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था? मेरा तो मतलब डेली बेसिस पे ही होता था और उसके बाद फॉलो अप्स पहले 3 मंथ्स के बाद होते थे और फिर ईयरली, और अब कुछ भी नहीं है। वैसे मैं अपने डॉक्टर से इन टच हूँ, लेकिन फॉलो अप के लिए जाती हैं अभी? नहीं, फॉलो अप के लिए नहीं, अब फॉलो अप भी खत्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब अब जस्ट मतलब अगर मुझे कोई मसला हो तो मैं उनसे वैसे डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज उनको मेरी हिस्ट्री पता है। अच्छा, तो वो बेहतर होता है मेरे लिए ना उनसे डिस्कस करना और सारा। ठीक है जी। जनाब फरीहा फैसल हमारे साथ मौजूद थी, कैंसर सर्वाइवर थी और अपनी पूरी स्टोरी के हवाले से बता रही थी कि उन्होंने किस तरह इस बीमारी से लड़ा है। कैंसर जिसके बारे में सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम दहल जाते हैं, हमारा दिल दहल जाता है, और उन्होंने उस सिचुएशन के साथ, उस जो बीमारी है उससे लड़के उसको शिकस्त दे के आगे निकली हैं। फरीहा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। जनाब यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। और अब कुछ बात कर लेते हैं बदलते जमाने के बदलते तकाजों के हवाले से। तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है तो हमारा तर्ज जिंदगी भी आपको पता है कि बदलता जा रहा है और डिजिटलाइजेशन के दौर में हम पहुंच गए हैं। हर चीज डिजिटल होती जा रही है। पहले हमने कारोबार की दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट देखा कि कैसे बिजनेस इंटरनेट पर मुंतकिल हुआ और ई कॉमर्स को तेजी से फरोग मिला। अब तो करेंसी नोटिस की जगह वर्चुअल करेंसी लेती जा रही है। बिटकॉइन की धूम पूरी दुनिया में इस वक्त मच चुकी है। बिटकॉइन की कीमत तारीख की महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जी तो जनाब, बिटकॉइंस की कीमत $48,000 यानी 76,34,000 पाकिस्तानी रुपए से जायद हो चुकी है, जिसकी वजह दुनिया की गाड़ी बनाने वाली कंपनी टेस्ला की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और टेस्ला की जानिब से जनवरी 2021 में डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में $1.5 अरब की सरमायाकारी की गई। अब मास्टर कार्ड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और ट्विटर की जानिब से बिटकॉइन से अदायगी को सपोर्ट करने पर भी गौर किया जा रहा है। और डिजिटल करेंसीज में मुख्तलिफ हलकों की दिलचस्पी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब दुनिया की अमीर तरीन शख्स एल्विन मस्क ने इसकी सपोर्ट में ट्विटर पर पोस्ट की है। और बिटकॉइन कैसे काम करते हैं, पाकिस्तानी सवाल से दुनिया में कहां खड़ा है, इस पर बात करनी हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल जंजुआ साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं। जमशेद साहब, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद साहब, हमने देखा कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बिटकॉइन जो है वो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं और लोग तजस्सुस में हैं इस वक्त, क्योंकि इसकी जो बढ़ती जा रही है कीमत, और हमने देखा कि $48 हो गया है, $1,000 हो गया है। तो ये क्या है, बिटकॉइंस आखिर है क्या और ये किस तरह काम करते हैं, हमें तो पहले ये बताइए। जी, बिटकॉइन को समझने के लिए सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें हिस्ट्री में स्टीम इंजन को समझना पड़ेगा, और स्टीम इंजन के बाद फिर हमें असेंबली लाइंस को देखना पड़ेगा और इनका कनेक्शन क्या है, और फिर उसके बाद जो डिजिटलाइजेशन हमारी हुई है इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल सर्किटरी, वो हमें उसको लिंक देखना पड़ेगा। अगर आप देखिए तो तारीख को अगर आप देखें तो 1840s और 60s के टाइम फ्रेम में हमारा स्टीम इंजन जो था वो इन्वेंट हुआ और उसने एक रेवोल्यूशन लेकर आया। दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उसके बाद दुनिया के अंदर एक हर सेक्टर के अंदर स्टीम इंजन जो था आपकी, इवन जहाँ पे लॉन्ड्री है, जहाँ पे फूड कुकिंग हो रही है, जहाँ पे कुछ और डिफरेंट मामलात हो रहे हैं, हर जगह पे स्टीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। फिर 30-40 साल गुजरे, उसके बाद फिर 1920s के टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं कि असेंबली लाइंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई और उन्होंने जो पहला स्टीम इंजन था उसने लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दुनिया के अंदर आउटरीच की और यहाँ पे उस स्पीड पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो गया। सो इसने एक और सेकंड जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो ये आपकी 1920s-30s के टाइम फ्रेम में आई। इसको हमने 30-40 साल के बाद फिर दोबारा देखा तो 1960s के अंदर अगर आप देखें तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं
वो दे वर इन्वेंटेड, और उसके बाद फिर इंटरनेट आया, और फिर आपके पास जो मदरबोर्ड्स और इस तरह के जो पीसीबी कार्ड्स और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है, और उसने फिर 1960 से ऑनवर्ड्स अगर देखें तो कंप्यूटराइजेशन जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। अब 30-40 साल 1960 से अभी गुजर चुके हुए हैं, एंड राइट नाउ वी आर इन, ये जो थी ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। सो अभी आज की डेट में वी आर स्टैंडिंग इन राइट नाउ इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। सो अब इससे आगे की बातें हैं जहां पे वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां पे डिजिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनमें से आपने बात की कि बिटकॉइन की। सो बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी। सो डिजिटलाइजेशन जो है एक्चुअली, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम करेंसीज के पॉइंट से अगर इसको देखना चाहें, या अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें, तो इसके अंदर जो पुराने जमाने में हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम्स थे वो एक्चुअली फिएट करेंसी पे बेस करते थे। देयर वाज टैंजिबल कैश जिसको हम टच कर सकते थे, उसको हम यूज कर सकते थे। अब जो चीजें हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जब जा रही हैं तो वर्चुअलाइज कंपोनेंट है। सो you cannot touch this virtualized component, but you can actually feel that. So इस लिंकेज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिजिटल करेंसीज जो हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं, और उनमें से बहुत सारी डिजिटल करेंसीज इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से आपने नाम लिया बिटकॉइन का, रिपल है, स्टेलर है, एथेरियम है, और इस तरह की बहुत सारी करेंसीज जो हैं इवॉल्व हो रही हैं। देयर आर अबाउट मोर देन 500 और 600 करेंसीज राइट नाउ जो कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी भी है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है। जी क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें और इसमें क्या फर्क है? जी बिटकॉइन जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है जी। और बिटकॉइन की जो मशहूर होने की वजह है, या बिटकॉइन की इतनी मकबूलियत हासिल करने की जो वजह है, एक्चुअली अगर हम उसको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें एक्चुअली इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर बिटकॉइन एस्टैब्लिश हुआ। अब बिटकॉइन इज जस्ट वन स्मॉल यूज केस जो कि एक रियलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर लोगों के सामने आया, और लोगों ने इसको काफी इसको सराहा, और उसको आपके सामने है कि आज $40,000-50,000 तक इट इज अप्रोचिंग। सो जबकि दूसरे एंड पे देखें तो इट इज टोटली वर्चुअल, वो कहीं पे नो वन कैन एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ इट इन अ फिजिकल वर्ल्ड। सो जो डिजिटल करेंसीज हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप वर्चुअली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, क्रॉस नेटवर्क्स, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, आप जो काम है, जो आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ना सिर्फ ये कर सकें बल्कि इसके साथ लाइट्स ऑगमेंटेड सपोर्ट्स भी आप हासिल कर सकें, या इस तरह की सर्विसेज भी आप ले सकें। तो करेंसीज जो हैं उनको समझने के लिए बिटकॉइन जो है वो एक हमारा जो है एक यूज केस, अगर हम उसको समझें कि वो एक यूज केस है, और उसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की जो एक्चुअल कहा जाता है कि ब्लॉकचेन की जगह इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सो इसकी मकबूलियत में एक और जो एलिमेंट था वो ये भी एलिमेंट था कि जब हम कहते हैं कि लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर्स तो दुनिया में हमेशा से बनते आए जब से करेंसीज हैं। तो जमशेद साहब, ये इतना मकबूल हो गया है पूरी दुनिया में, तो इसको फिर इल्लीगल क्यों कहा जा रहा है? क्यों है ये इल्लीगल? जी उसकी वजह से ये है क्योंकि देखें, मैंने आपसे अर्ज किया जैसे कि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। सो पहले की जो रेवोल्यूशन आई उनके जो पोस्ट टाइम फ्रेम थे वो 30, 40, 50 ईयर्स टाइम फ्रेम था, जिसमें कि एक्चुअली दुनिया ने उनको अडेप्ट किया। सो अभी इस वक्त वी आर स्टैंडिंग हियर 2010, 11, 12 से लेकर आज तक 10-12 साल हो गए। सो बिटकॉइन जब आया तो ये 2019 3 जनवरी 2009 को जो है ये बिटकॉइन एज अ अननोन एजेंट जो है किसी ने इसको डिप्लॉय किया, नेटवर्क पे डिप्लॉय किया, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। इट वाज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है कि दो लोग जब आपस में कोई बात करते हैं तो उसको वैलिडेट करके, ऑथेंटिकेट करके 2 नोड्स पे रख लेते हैं। सो अब ये 2 लोग हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये 7 बिलियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में, अगर वो तमाम नोड्स बन जाएं सो ये कॉपी जो है 7 बिलियन लोगों के पास चली जाएगी। सो अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है और आपकी जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली इसने एम्पावर किया ऐसी मार्केट्स को, और नई मार्केट्स जो है इमर्ज हुई, और जो कि जो आपके हमारे जो 200-300 साल से हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम्स चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स चल रहे हैं, इन्होंने उनके अंदर डिस्ट्रप्टिव चेंजेस लाने की तरफ इशारा किया। और तो अब इसका मतलब ये है कि इसका कोई ट्रेल नहीं होगा, इसको कोई नामो निशान नहीं हो सकता, हमें नहीं पता चल सकता कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। देखें, कह सकते हैं, देखें एज अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव अगर देखें तो किसी हद तक इसका ट्रेल मौजूद होता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप इसको, बिटकॉइन एक्चुअली इट वाज डिजाइन्ड टू बी वैल्यूएबल।
सो जैसा कि गोल्ड वैल्यूएबल है, ऐसे बिटकॉइन वाज डिजाइन टू बी वैल्यूएबल, ठीक है। और आप देखें कि उसकी वैल्यू जो है इस वक्त गोल्ड की वैल्यू और कंपैरेटिव उसकी वैल्यू देखें तो वो बहुत उसमें फर्क है। सो उसकी वजह एक और ये भी है कि ये ग्लोबल करेंसी है, और ग्लोबल करेंसी ऐसी करेंसी है जिसके ऊपर किसी मुल्क का, किसी खास कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज का होल्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसको एम्पावर करता है कि आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एस्टैब्लिश होती हैं, और यहाँ से आपके पास सिक्योरिटी के कंसर्न्स आते हैं, यहाँ से आपके पास ग्रे कंपोनेंट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे वो चैलेंजेस जो हैं वो एज एन अपॉर्चुनिटीज भी कहीं पास ही होती हैं। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली कि पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट नेशंस इन द वर्ल्ड। अभी अगर आप देखें कि हमारे जो यूथ है, कहाँ देख रहे हैं बिटकॉइंस को आगे सालों में, कि पाकिस्तान में और कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ इसकी मकबूलियत पहुंचने वाली है? देखिए मकबूलियत, अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में बिटकॉइंस हैं कितने। अच्छा, तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्चुअली बिटकॉइंस कहीं बाहर से नहीं आते। जिस तरह से फिएट करेंसीज जो है, कोई मुल्क जो है वो अपनी करेंसी पब्लिश करते हैं, इस तरह से बिटकॉइंस जो सिस्टम के अंदर से जनरेट होते हैं। सो देयर इज अ सिस्टम, उस सिस्टम की एक साइड पे यूजर्स होते हैं और दूसरे एंड के ऊपर कंप्यूटिंग पावर इंजेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंसोर्शियम्स हैं। और होता क्या है कि जब दो यूजर्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको ऑथेंटिकेट वैलिडेट करने के लिए कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है। और पूरी दुनिया में इस कंप्यूटिंग पावर का जो अगर आप दौरानिया है तो दैट इज आज की डेट में इस वक्त अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो है वो 10 मिनट और 31 सेकंड्स है। सो 10 मिनट की विंडो है, उस 10 मिनट की विंडो में पूरी दुनिया से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी ऑथेंटिकेट होंगी, ऑथेंटिकेट होके वो ब्लॉक की सूरत में ऐड होंगी और पूरी दुनिया की नोड्स के ऊपर कॉपी हो जाएंगी। ठीक है। अब ये जो कॉपी का प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन जो है इट हैज टू बी विद इन 10 मिनट्स और 10 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो मुझे बताइए कि फ्रीलांसर जैसे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद है जो काम कर रही है, तो क्या ये उनके काम आएगा? जी बिल्कुल पाकिस्तान, जी बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो 4th आपको पता है कि लार्जेस्ट नेशन है ऑन अ फ्रीलांसर, और हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो फ्रीलांसिंग कंपोनेंट से आ रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बाकी दुनिया से अगर आप पिछले सालों में देखें तो 30-40 साल हम पीछे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वी कैन लीप फ्रॉग और हम दुनिया से आगे जा सकते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन को वो अडेप्ट कर रहे हैं, ऑन अ गवर्नमेंट स्केल वो अडेप्ट कर रहे हैं। अगर आप दुबई को देखें तो दुबई में 1-2 प्रोजेक्ट इस तरह के चल रहे हैं जो गवर्नमेंट के लेवल पे चल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ दुबई जो है वो बाकी दुनिया से 10 साल आगे चला जाए। ब्लॉकचेन इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर, इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ दैट। लेकिन क्या जमशेद आपको ये नहीं लगता अगर ये इतना आ जाएगा मार्केट में तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? देखें ये डिमांड, देखें फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स के अंदर जो होता है एक्चुअली वो मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन एक बेसिक उसमें जो कंपोनेंट है वो है कि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सेम इज द केस विद द बिटकॉइन। अब बिटकॉइन में हाविंग होती है हर 4 साल के बाद होती है, तो जब हाविंग हुई तब जो है उसकी प्राइस ऊपर जाती है। अब लास्ट हाविंग जो हुई थी, फर्स्ट हाविंग वाज इन 2012, सेकेंड हाविंग वाज 2016 एंड अब जो रिसेंट हुई है दैट वाज मई 2020। अब मई 2020 के ऊपर को जब हाविंग हुई तो उस वक्त जिसकी डेट थी दैट वाज $8,800 और आज देखें विद इन 150 टाइम फ्रेम के डेज के टाइम फ्रेम पे या 6 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो हाविंग है उसका जो इफेक्ट आया तो ये इफेक्ट आपके पास इस वक्त $48,000 का है। सेम इज द केस विद द प्रीवियस हाविंग्स। सो एलोन मस्क या कोई और जो जाइंट कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द राइट टाइम टू इंजेक्ट इनटू इट। तो उसके लिए दे हैव अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव किया या इन्वेस्ट किया, कुछ देखकर ही किया होगा। जी उनके पास टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव है। सो अगर ये टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव हमारी जो यूथ है, हमारे वी हैव द बेस्ट HR, वी हैव द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वी हैव द बेस्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, IT कंपनीज आप देखें, और हमारे पास फ्रीलांसर्स इतने तादाद में मौजूद है जिनकी जो क्वालिटी है हमारे टैलेंट की पाकिस्तान में वो दुनिया में मानी जाती है। तो अगर हम एक्चुअली जो गवर्नमेंट है लाइक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, इफ दे कम फॉरवर्ड, ऑल बैंकिंग कंसोर्शियम्स कैन कम फॉरवर्ड, so they can work as a mentor
for नहीं, these तो फिर जमशेद मुझे बताइए, freelancers. एक सवाल ये भी है कि पूरी दुनिया में हौसला अफजाई की जाती है कि आप डिजिटल बैंकिंग करें, डिजिटल अदायगी करें ताकि कोई मसले पेश ना आए, तो फिर ये डिजिटल करेंसी को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा? उसकी वजह क्यों मसला है? जी, उसका सबसे बड़ा जो बुनियादी उसकी वजह है, कहा जाता है कि ये गैर कानूनी धंधा है। वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि आज की डेट में हम उस बात को समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, और जब टेक्नोलॉजी को हम समझना शुरू करेंगे तो वी विल बी एबल टू एक्चुअली फॉर्म द रेगुलेशन फॉर दैट, और उसके लिए फिर रेगुलेटर्स आएंगे। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जो इस तरह की करेंसीज या इस तरह की जो ब्लॉकचेन बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, उनको अगर वो रेगुलेट करने का उसके एक जाहिर है वो भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं इस वक्त, एवरीवन इज लर्निंग। और इस वक्त हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं और जो इस वक्त अवेलेबल भी हैं। अच्छा। लाइक टू माय नॉलेज यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारे मलेशियन ओवरसीज हैं जो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ से पाकिस्तान में कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक, एक या दो बैंक्स हैं, और वो एक्चुअली उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय कर रहे हैं। और उसके लिए अली पे जो कि चाइनीज एक फॉर्मेशन है, दैट इज आल्सो ऑन बोर्ड, और मलेशियन पार्टनर इज आल्सो ऑन बोर्ड, और वो मेरा ख्याल है कि जल्दी शायद पाकिस्तान को एक्चुअली रियलाइज फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। सो जब अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो रेगुलाइजेशन जो है दैट इज अ स्टैगर्ड प्रोसेस। लेकिन ये भी तो एक आंसर आ जाता है ना कि आपने जैसे कहा कि रेगुलेटरी बॉडीज शायद यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है, और लोगों का ये भी मानना है कि बैंकों के दरमियान लेन देन होता है, वो उसकी एक आपके पास ट्रेल होती है। ये सिर्फ दो अफराद के दरमियान लेन देन होगा जिसमें आपको ट्रेल नहीं पता चलेगी कि इसके कहाँ से आ रहा है, किसके पास जा रही है, तो शायद धोखा भी हो सकता है हमारे साथ। जी, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडी और गवर्नमेंट्स ने मिलकर काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में एक डिजिटल गेटवे एक्सचेंज जो है वो एस्टेब्लिश की जा सकता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी को एनेबल करता है। और जब आप इस तरह से करेंगे तो एवरी सिटीजन वुड हैव अ डिजिटल वॉलेट, और दैट डिजिटल वॉलेट कैन बी मैप्ड ऑन अ CNSE number or something like that. So once you have this kind of a mapping in place, तो actually you can now track it. So ये बात है कि हमारे जो इस वक्त इट इज़ अ कॉल फॉर आर IT एक्सपर्ट्स एज वेल एज रिसर्चर्स, और जो हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स हैं कि ये कंसोर्शियम पे डेवलप करें इन अलायंस विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को उसको प्रोसेस को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो ना सिर्फ अब हमें एक इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, क्योंकि वी हैव द लार्जेस्ट फ्रीलांसर स्पेस। सो इसके साथ साथ ये चीज़ है कि हमें ये देखना है कि बिटकॉइन जो है वो दैट इज़ वन थिंग। अभी अगर फॉर एग्जांपल अब 50,000 पे जाके डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से अगर कोई जाके उसको परचेज करता है तो डेफिनेटली वो स्लीक आउट होगा ये चीज़ें। ठीक है, और ये वो टाइम है जिस वक्त हमने इस बात को समझना है कि विद द पावर इट कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी नीड टू नो दैट कि जिस चीज़ को हम डील करने जा रहे हैं वो एक्चुअली उसके पोटेंशियल्स क्या हैं। ठीक है, और उसके पोटेंशियल के साथ साथ जो मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों में। आप अभी करेंसी से बाहर निकलें, एक यूज केस से बाहर निकलें, तो हेल्थ केयर में वी कैन अप्लाई इट। हम उसको मीडिया में अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉकचेन मीडिया में आ सकती है, ब्लॉकचेन जो है वो फूड में आ सकती है। प्लान बनाया जाए, इसको फिर एग्जीक्यूट किया जाए, रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाए, फिर ये चीजें हो सकती है। देखिए, ये जो यूज केसेस है, एप्लीकेशंस हैं, इसमें रेगुलेटरी बॉडीज की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी बॉडीज की जरूरत तब होती है जिस वक्त आपने क्रिप्टो करेंसी या आपने डिजिटल करेंसीज को एक्सचेंज करना है, या उसको सेल करना है, या आपने बाय करना है। इस मामले में आप मैंने आपको जैसे बताया कि लेजर्स हैं, सो आप पेशेंट का हेल्थ केयर का एक रिकॉर्ड जो है उसको लेजराइज कर सकते हैं। आप जितना हमारा पुलिस का कंपोनेंट है उसको लेजराइज कर सकते हैं। आप उसको जो हमारा रियल एस्टेट है ये हो सकता है, हमारे फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग्स हैं या इस टाइप की चीजें। इकबाल जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप हमारे शो पर आए और आपने हमें बताया कि किस तरह बिटकॉइंस काम कर सकते हैं और इसको यूज किस तरह किया जा सकता है, और ये एक्चुअली करेंसी है क्या, कानूनी और गैर कानूनी करेंसी के हवाले से तो हमने जनाब बात कर ली। तो जनाब आज के जो प्रोग्राम का वो वक्त है खत्म होने वाला है, और आपने वीकेंड का प्लान जरूर बनाया होगा। अपना ख्याल रखिए, वीकेंड बाहर एंजॉय किए लेकिन SOPs के साथ एंजॉय करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जाते जाते सज्जाद अली का गाना है जो हमने आपको सुनाना है, वो है नाखून, वो जरूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज।